दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों 8 पे कमीशन का गठन हो चुका है और अब कुछ ही समय बाद एक 8 पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने वाला है। इससे पहले कि वो रिपोर्ट सौंपे 8वें जो वेतन आयोग है उसने आप तमाम जनता से कुछ सुझाव मांगे हुए हैं और कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। मैं उन प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने बताता हूं, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें कृपया कमेंट में जरूर लिखें और अपना सुझाव जरूर बताएं कि क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के जो 18 सवाल हैं उन सवालों पे जनता की राय मांगी गई है, आप सबकी राय मांगी गई है। उनके से जो जुड़े सवाल हैं वो कौन कौन से सवाल हैं, तो इन सवालों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल 18 सवाल है और पहला सवाल है दोस्तों, सवाल पहला है कि वेतन आयोग लागू होने से अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, खर्च और बचत बढ़ती है, लेकिन घाटा और महंगाई भी बढ़ सकती है। आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सोच और दिशा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 8वें पे कमीशन ने आप सब लोगों से सुझाव पूछे हैं और आप लोग भी 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाइए और इन सवालों का जरूर जवाब दीजिए। आपका क्या जवाब होता है दोस्तों, तो इसको आप कमेंट करके भी जरूर लिखिए। तो है कि एक जैसे पदों को एक जैसा वेतन और प्रमोशन पर ऊंचा वेतन दिया जाता है, लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्र की सैलरी व सुविधाओं की तुलना कैसे करें। तो दोस्तों ये सवाल पे कमीशन ने आपसे पूछा हुआ है और ये दूसरा सवाल है जिसका कि आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, जो तीसरा सवाल है पे कमीशन ने पूछा है, क्या सभी विभागों में एक जैसा वेतन ढांचा हो या हर सेक्टर की तुलना में उसके निजी क्षेत्र से की जाए, जैसे इंजीनियर की तुलना प्राइवेट इंजीनियर फर्म से। सवाल नंबर 3 है, जो सवाल नंबर 3 पे कमीशन ने आप लोगों से पूछा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, नौकरी की सुरक्षा, ट्रेनिंग, घर, मेडिकल, डीए, पेंशन जैसी सुविधाओं को वेतन तय करते समय कैसे जोड़ा जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ पे कमीशन ने पूछे हुए हैं और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको पढ़ता हूँ मैं। सरकार की एंट्री लेवल वेतन क्या औपचारिक व गिग सेक्टर की सैलरी पर असर डालेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिटमेट फैक्टर क्या दर्शाता है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि जो पे कमीशन होता है, जब हम पे कमीशन की बात करते हैं तो एक फिटमेट फैक्टर होता है कि किस प्रकार से हम उस पे को कौन से फिटमेट फैक्टर के आधार पर बनाएं। तो और उसमें जो महंगाई है, सेवा अवधि या जिम्मेदारी, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पे कमीशन जो 8वां वेतन आयोग है इसने हम लोगों से पूछा है, आम जनता से पूछा हुआ है। दोस्तों 7वां सवाल है कि केंद्र सरकार के सचिव का वेतन सबसे ऊंचा होता है, इसे तय करने का आधार क्या होना चाहिए। यानी कि जो केंद्र सरकार के जो सचिव होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा पेमेंट होती है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह होती है। तो इसे तय करने के लिए आधार क्या होना चाहिए, इसमें क्या परफॉर्मेंस के आधार का हिस्सा जोड़ना चाहिए। यानी कि पे कमीशन आयोग पूछ रहा है कि क्या इसमें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी तनख्वाह तय होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रुप ए सेवाओं में योग्य लोग आकर्षित हो, इसके लिए एंट्री पर ज़्यादा वेतन हो या कुछ साल बाद संतुलन बनाए रखा जाए। दोस्तों कि जैसे कि आप सबको पता है कि ग्रुप लेवल की जो पोस्ट होती है उसमें योग्य लोग होते हैं, लोगों को किस प्रकार से उसमें आकर्षित किया जाए, इसके लिए एंट्री पर ज़्यादा वेतन हो, जो जब तनख्वाह ज़्यादा हो तो जब वो एंट्री कर रहा हो तो उस दौरान उसकी ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए और कुछ साल बाद इसका संतुलन बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप ए की नौकरी के लिए तैयारी करें। 9 जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, यानी सेना के लोगों से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये सबसे जुड़ा हुआ है पर मैं सैनिकों को विशेष तौर से कहता हूँ कि इंक्रीमेंट सालाना हो या अलग अलग स्केल में।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंक्रीमेंट सालाना हो या अलग अलग स्केल में अलग अलग दर से। इंक्रीमेंट एक सालाना हो या अलग अलग स्केल में अलग अलग दर से होना चाहिए। 3% होना चाहिए, जैसे कि जो इंक्रीमेंट है पहले अभी तक 3% का मिलता है, 3% होना चाहिए, 5% होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पे कमीशन ने हम सब लोगों से पूछा हुआ है। तो आप भी पे कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और इन सवालों का जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि भत्तों से जुड़ा हुआ है कि क्या अलग अलग भत्ते जारी रहे, क्या भत्ते अलग अलग होने चाहिए। सीपीएससी की तरह कैफेटेरिया मॉडल हो जिसमें कि कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार भत्ते को चुन सके। दोस्तों पेंशन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि पेंशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कमीशन ने एक सवाल आप लोगों से पूछा है कि कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनियर हो गए हैं, यानी कि जितने हमारे कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा पेंशनियर हो गए हैं, जिससे बजट का बोझ बढ़ रहा है। पेंशनरों की उम्मीद पूरी करते हुए खर्चे को कैसे संतुलन किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सवाल पूछा हुआ है पे कमीशन ने कि कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनियर हो गए हैं, यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा पेंशनियर हो गए हैं, जिससे कि बजट पर बोझ बढ़ रहा है। पेंशनरों की उम्मीद पूरी करते हुए खर्चे को कैसे संतुलन किया जाए। तो दोस्तों इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपने जरूर इस पे अपनी बात रखनी है। मेरा जो सुझाव है वो इस प्रकार से है कि पेंशनियर ज़्यादा हो गए हैं। मैं सेना के बतौर से बात कर रहा हूँ कि पेंशनियर ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका रीज़न सेना में तो सबसे बड़ी बात है कि कम एज में सैनिकों का सेना से सेवानिवृत्त हो जाना। जैसे कि दोस्तों आप और जगह 60 साल तक नौकरी करते हैं लोग, लेकिन हमारे जो जवान होते हैं वो 15 साल के बाद पेंशन आ जाते हैं, कोई 20 साल के बाद, कोई 24 साल के बाद, 28 साल के बाद और 30 साल के बाद। यानी कि जो एज लिमिट होती है वो 38 से लेकर के और 40 साल या 45 साल के बीच में, 35 साल से लेकर के और 40 से 45 साल के बीच में वो पेंशन आ जाते हैं। अब एक आदमी जो सिविल डिपार्टमेंट में होता है वो 60 साल तक नौकरी करता है और हमारा जो जवान होता है वो 35 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसी के कारण से सेना में पेंशनरों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि जो जवान रिटायरमेंट होने वाले हैं उनको रिटायरमेंट होने के साथ साथ ही दूसरी किसी जॉब में, जैसे कि डीएससी में, डायरेक्ट वहीं से डीएससी के लिए भेज दिया जाए, या जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उन तमाम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इनमें उनको भेज दिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि जो पेंशनियर है वो उनकी संख्या कम हो जाएगी और जो काम करने वाले यानी जो कर्मचारी है उनकी संख्या बराबर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये हो सकता है जिस प्रकार से कि आर्मी में अभी अग्निवीर एंट्री शुरू हो चुकी है और अफसर लेवल पे भी जैसे कि पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो स्केल है उसको बढ़ा दिया गया है। ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती शुरू कर दी है या एंट्री शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम इस प्रकार से अपने आप को इस बजट को संतुलन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक है अग्निवीर से भी, लेकिन अग्निवीर को जरूर किसी न किसी, चाहे वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो या रेलवे हो, यहाँ पे उनको नौकरी दी जाए। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं कि जो पेंशन है वो संतुलन रखा जा सकता है, पेंशन कम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों मेरा सुझाव ये है, आपका सुझाव क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या डीए तय करने में महंगाई के साथ साथ वेतन वृद्धि ट्रेंड को जोड़ा जाए। अगले 10 साल में सीपीआई यानी महंगाई कैसे रहने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या डीए तय करने में
महंगाई के साथ साथ वेतन वृद्धि ट्रेंड को भी जोड़ा जाए और अगले 10 साल में महंगाई कैसे रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये तो भविष्य की बात है कि महंगाई रहने की क्या उम्मीद है। अगर जिस प्रकार से वैश्विक वातावरण चल रहा है, जिस प्रकार से विश्व स्तर पर दुनिया भर में तमाम देशों में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसी कंडीशन में तो जो महंगाई दर है उसके बढ़ने के आसार हैं। और अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई दर को भी बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा एक जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है रेलवे CAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और रक्षा बलों के वेतन को तय करते समय खास जोखिम और काम की प्रकृति को कैसे जोड़ा जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि रेलवे जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है और रक्षा बलों के वेतन को तय करते समय खास जोखिम और काम की प्रकृति को कैसे जोड़ा जाए। तो दोस्तों इसमें मैं अपने सेना के जवानों की तरफ से कहना चाहता हूँ या अपना सुझाव, क्योंकि एक सैनिक हूँ तो इसलिए सैनिक के नाते, एक पूर्व सैनिक हूँ इसलिए पूर्व सैनिक के नाते मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि जो जोखिम है वो सैनिकों का जरूर होना चाहिए। जहाँ पर अगर ग्लेशियर की बात करें, सिक्किम की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, अरुणाचल की बात करें, ऐसे विषम परिस्थितियों में सैनिक नौकरी करते हैं। इनके बहुत सारे परेशानियां होती है, जहाँ पे कि -डिग्री में काम करना पड़ता है, ग्लेशियर जैसी जगह पे नौकरी करनी पड़ती है, वहाँ पे जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रक्षा बल है जो जितना जोखिम में ज़्यादा होता है उसको जोखिम का जो अलाउंस है उसको उतना ज़्यादा दिया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न जो कि 15वां प्रश्न है, और वो 15वां प्रश्न है मिलिट्री सर्विस पे को देखते हुए सैनिकों का वेतन किस आधार पर तय हो। क्या यह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कांस्टेबल से जुड़ा हुआ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम 24 घंटे की नौकरी पर रहते हैं, फैमिली हमारी दूर रहती है, ना हमें किसी प्रकार का क्वार्टर से मिलता है, और जब चाहे तब हम छुट्टी से वापस जा सकते हैं, बुलाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब हम पाकिस्तान से सैनिक लड़ते हैं, चाइना से जब भी लड़ाई की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी सेना के जवान वहाँ पे लड़ते हैं। मैं सेना की बात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तीनों की कर रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर पुलिस के जवान, हालांकि पुलिस के भी काम बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बहुत अपने ड्यूटी में सक्षम होते हैं, लेकिन उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है, और सेना के जवानों का काम बॉर्डर पर दुश्मन से लोहा लेना है। और जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि हमने तो बॉर्डर काट चुके हैं, हमें पता है कि बॉर्डर एरिया में कितनी परेशानियां होती है। कई बार तो बर्फ़ इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि जो सप्लाई होती है वो भी नहीं मिल पाती है, और इतनी ज़्यादा फायरिंग, कहीं जगह इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है कि उसके कारण से कई जवानों के कान खराब हो जाते हैं, किसी की कुछ दिक्कत हो जाती है, किसी की और समस्याएं हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों जो मिलिट्री सर्विस पे है वो पुलिस के जवान और आर्मी के जवान की समान नहीं होनी चाहिए। आर्मी के जवान को मिलिट्री सर्विस पे ऊंचे दर्जे का मिलना चाहिए। दोस्तों अगला 16वां क्वेश्चन है कि रक्षा पेंशन खर्च तेजी से बढ़ रहा है, इसे काबू करने में क्या बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, रक्षा खर्चा बढ़ रहा है, तो इसके काबू करने के लिए आपने कई स्तर पर कदम तो उठा दिए हैं, जैसे अग्निवीर, वो भी रक्षा बजट को कम करने का है, रक्षा खर्चा को कम करने का है। इसके अलावा ऑफिसर लेवल पे शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
आर्मी में जवान लेवल में अफसर बनने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया जाना चाहिए, ताकि एक जवान जो नौकरी कर रहा है और उसके बाद वो अफसर भी बन सकता है, उसमें अगर क्वालिटी है तो वो अफसर भी बन सकता है, तो वो और आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। इससे क्या होगा कि एक तो मेन पावर जो कि ज़्यादा हो रहा था उसको कंट्रोल किया जा सकता है। खर्चा, एक जवान पहले राइफलमैन था और अब वही ऑफिसर बन गया, तो उसी की पेमेंट में वृद्धि होती है। लेकिन अगर एक नया लड़का बनता है उसके बाद वो डायरेक्ट 56,000 की बेसिक पे जाता है, और एक अगर सिपाही है या एक हवलदार है जिनकी 40,000 रुपये या 30,000 रुपये बेसिक पे है और वो वहाँ से 56,000 पे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन जब एक नया लड़का जाता है डायरेक्ट, तो वो जीरो से लेकर के सीधा 56,000 की बेसिक पे जाता है, तो इससे रक्षा खर्च में बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को अपने जवानों से निकालना चाहिए, इससे खर्चा भी कम होगा और दूसरा जवानों को भी प्रमोशन का मौका मिलेगा। तीसरा है कि जितने भी जवान या रिक्रू जो अग्निवीर है, जब ये भर्ती हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस सभी को एक जैसे या परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों, ये सुझाव आपके लिए है, आप इस सुझाव का जवाब दीजिए। और लास्ट जो पे कमीशन ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या लैटरल एंट्री पार्ट टाइम या फ्लेक्स टाइम, क्या लैटरल एंट्री पार्ट टाइम या फ्लेक्स टाइम को बढ़ावा देना चाहिए, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, ये पे कमीशन ने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपसे सवाल पूछे हुए हैं, आपसे सुझाव पूछे हुए हैं। आप इन सवालों का जवाब जरूर दें। आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल की मदद से ये जवाब लिखें और अपने सुझाव जरूर दीजिए। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में ज़रूर सुझाव दीजिए। आपको जो आप अच्छा सुझाव देते हैं, हो सकता है कि आपके सुझाव को पे कमीशन जो 8वें वेतन आयोग है वो एक्सेप्ट कर ले और आपको उसका बेनिफिट हो। तो आपने सबकी भलाई के लिए अपने सुझाव जरूर पे कमीशन को देने हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात।